नमस्कार दोस्तों, पहाड़ की जुबानी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मेरे सामने एक ऐसी शख्सियत है जो अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है, जिन्होंने सीए से लेके पॉलिटिक्स तक का सफर तय किया है। तो आज इनके बारे में हम जानते हैं, इन्होंने पॉलिटिक्स में क्यों कदम रखा और ये आगे हमारे उत्तराखंड के लिए क्या क्या करेंगे। सर, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने पहाड़ की जुबान पॉडकास्ट चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है आपके चैनल में आके और अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। और जो भी हमारे श्रोतागण सुनेंगे उन सबको मैं आशा करता हूं कि उत्तराखंड क्रांति दल से उनका जुड़ाव हो, क्योंकि हम जुड़ रहे हैं तो हम चाहते हैं सारा उत्तराखंड जुड़े। सर, शुरुआत में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपकी जो सीए जर्नी थी वो कितनी ज़्यादा स्ट्रगल वाली थी? स्ट्रगल तो मैं बहुत एंजॉय करा है मैंने अपने उस पूरे फेज को, बट एक ट्रांजिशन होते हैं। जब पहाड़ से हल्द्वानी आए तब का एक ट्रांजिशन था। हल्द्वानी से फिर जब सीए का लक्ष्य चुना, दिल्ली गए तो दिल्ली की एक अलग दुनिया थी, वहाँ पे एक अलग ट्रांजिशन था। सीए में हम लोगों का कोई रेगुलर कॉलेज नहीं होता, तो आर्टिकलशिप के साथ नौकरी करते हुए पढ़ाई करना, सुबह कोचिंग दौड़ना, फिर दिन भर काम करना, फिर फैमिली वर्क और पढ़ाई तीनों को मैनेज करना एक बहुत इंटरेस्टिंग सिनारियो था। उसमें सबसे ज़्यादा सीखने को तब मिला जब मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी। मैंने जीएमआर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी, तो उस समय मेरा दिमाग काफ़ी खुला। और सीए एक बहुत अच्छा कोर्स है, मैं यही रिकमेंड करूँगा। ना इसमें आरक्षण है, ना इसमें कोई बहुत ज़्यादा फीस है, तो अगर कोई बच्चा करना चाहे तो उसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ भी होती है। और फाइनेंस का एक ऐसा फील्ड है कि जहाँ पे आप एक फाइनेंस के महारथी भी बन जाते हो और आपका दिमाग, आपका दुनिया को, चीज़ों को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। तो सर, जब आप सीए बने तो उसके बाद आपकी लाइफ कैसे सेटल थी? सीए बनने के बाद इंटरेस्टिंग था सब कुछ, लेकिन एक मन में था पहाड़ का भाव। तो हम जब मैं दिल्ली था, दिल्ली से मैं वापस देहरादून को गया। देहरादून में ऐसे कोई रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन उस समय गवर्नमेंट वहीं से चल रही थी, तो काम भी कर रहे थे, लेकिन साथ में देहरादून में कभी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के साथ एंगेज होने की कोशिश करते थे। लगता था कि यार हमारे पास कोई नॉलेज है, उसको शेयर कर पाएँ। उसके बाद कुछ इंटरनेशनल कंपनीज के साथ काम करने का मौका मिला, तो बाहर विदेश का एक्सपोजर मिला। और ऑडिट में पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घूमते भी रहे, तो काफ़ी चीज़ें देखी, काफ़ी चीज़ें सीखी। और मुझे लगता है कि हर जगह क्या होता है ना, कि अगर आप एक जगह से सीख के दूसरी जगह पे उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करो तो ज़्यादा बेहतर होता है, रादर देन हम अपनी गलतियाँ करके सीखें। इससे बेहतर है अगर कहीं किसी ने कुछ अच्छा कर रखा है तो उस दिशा में भी हम लर्निंग ले लें। लेकिन आपने इतना सब होने के बावजूद भी आपने पॉलिटिक्स में क्यों कदम रखा? पॉलिटिक्स में कदम रखना, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर देखूं तो मैं बागेश्वर जिले के कपकोट विधानसभा क्षेत्र से आता हूं। आप अगर देखोगे तो राज्य बनने के बाद से पहाड़ी जिलों में निरंतर एक उदासीनता का भाव रहा है, पलायन बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसके इतर अगर आप यहाँ आज, जैसे अभी हम हल्द्वानी में बैठे हैं, आप हल्द्वानी को देखो, ये बिल्कुल फैलता जा रहा है। ऐसा क्यों? तो ये सारी चीज़ें, जब मैं सरकार में इससे पहले कार्यरत था सीए रहते हुए, तो वहाँ पर मैंने देखा कि उत्तराखंड की परिभाषा ही देहरादून होगी। सरकार को अगर उत्तराखंड में कुछ करना है तो बस वो देहरादून में करना है। और कुमाऊं का अगर दबाव कहीं आता है तो वो आपका हल्द्वानी रुद्रपुर में कर दिया तो वही कुमाऊं है। तो इसी पे वो जो जाग पहाड़ी जाग करके, मैंने सबसे पहले राजनीति से ही पहले एक जन जागृति अभियान चलाया था, जाग पहाड़ी जाग करके। और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि कई बड़ों ने समझाया कि राजनीतिक होना जरूरी है जीवन में। मतलब हम लोगों के साथ एक सामाजिक, हमारा एक परवरिश भी हमारी इस तरीके से होती है कि अच्छे घरों में सिखाया जाता है कि नहीं, राजनीति गंदी चीज है। और मुझे लगता है वही हमारे समाज के दुर्भाग्य का कारण भी है। तो फिर राजनीतिक हो गए। उत्तराखंड का क्षेत्रीय विचार था, मैं हेटो गैरसैंण कहता हूँ, तो मैंने गैरसैंण में अपना ऑफिस खोल दिया था राजनीति ज्वाइन करने से पहले भी। तो कहीं ना कहीं मैं उस विचार का समर्थक था कि जब उत्तराखंड राज्य, जो सांस्कृतिक रूप से हमने बचाने के लिए एक राज्य बनाया उत्तराखंड के लोगों के लिए, तो उस राज्य की राजधानी अगर पहाड़ में होती तो शायद आज इस राज्य में, जो मैंने कहा ना, पहाड़ों में जो उदासीनता का भाव है वो ना होता। नीचे जहाँ आज हम तराई में, तराई भी विकसित होती और पहाड़ भी विकसित होते। ओके, आपने पॉलिटिक्स में आने के बाद यूकेडी पार्टी को ही क्यों चुना? क्योंकि आपके पास और भी अदर ऑप्शन थे, बीजेपी, कांग्रेस। फिर से मैं आपको कह सकता हूँ कि क्षेत्रीय विचार मेरे अंदर भरा हुआ है। मैं पहाड़ के क्षेत्र से आता हूँ और मुझे दिख रहा है कि 25 सालों से राष्ट्रीय दलों ने उत्तराखंड में राजनीतिक रूप से कार्य किया है। 10 साल से कांग्रेस रही, 10 साल सत्ता में कांग्रेस
रही, 15 साल से भाजपा है, और दोनों ही दलों ने पहाड़ों के प्रति एक जो नेगेटिव माहौल है, जो एक नेगेटिव नैरेटिव है कि आदमी के लिए पलायन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, उसको बढ़ावा दिया है। तो मैं उन दलों के पास क्यों जाता जिनसे शायद मेरी लड़ाई ही राजनीतिक होने की समस्या ही इसलिए है कि हमारे वहाँ जो क्षेत्रीय दल था उसे लोगों ने नकारा। तो मुझे लगता है कि अगर हम कुछ समाज में अर्जित करके आए हैं और उस क्षेत्रीय दल से जुड़ के, और मैं इसमें श्रेय भाई आशीष नेगी जी को भी देना चाहूँगा, क्योंकि जैसे कई लोग उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़े हैं, तो हम भी नौकरी में थे या कहीं थे, तो वो वीडियोस देख रहे थे, उस बात को देख रहे थे कि यार पहाड़ तो खत्म हो रहा है, और पहाड़ का युवा अगर आवाज़ नहीं उठाएगा तो बाद में हमें बुढ़ापे में जो कोफ्त होगी ना, उससे बेहतर यह है कि जवानी में उस लड़ाई को लड़े। तो आपने मतलब यूकेडी में ऐसा क्या देखा जिससे आपने यूकेडी को ज्वाइन किया? यूकेडी में देखने की तो बात ही नहीं थी। यूकेडी 1979 का दल है। यूकेडी में मेरे को प्रोफेसर डी पंत साहब का विचार दिखता था, मतलब एक साइंटिस्ट जो राज्य चाहता है पहाड़ के लिए वो दिखता था। स्वर्गीय विपिन त्रिपाठी जी को बहुत ज़्यादा सुना था, समझा था, तो उस तरीके के विचार को जो बाद में यूकेडी जी में जो लैग किया कह सकते हो कि 2002 से 2025 जो 22-23 आने तक ना एक जो डाउनफॉल आया, क्योंकि कहीं ना कहीं उस विजन पे बात होनी बंद हो गई जिस विजन पे यूकेडी बात करता था। फिर आशीष भाई ने वो चीज़ चालू करी, कुलदीप भाई कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं, और मैं भी एक गैर राजनीतिक रूप से सक्रिय था। मैंने जन जागृति कर रहा था, जाग पहाड़ी जाग मुहिम के माध्यम से, अपना गैरसैंण में घूम रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं लोगों के पास। तो मुझे एक हमारे बड़े भाई है मनोज जोशी जी, जिला अध्यक्ष हैं अभी यूकेडी के, वो बागेश्वर जिले के, उन्होंने मुझे कहा, मैं कहा तुम उसी विचार को जीते तो क्यों नहीं इसे मजबूत करते हो यूकेडी को आप, तो फिर यूकेडी में शामिल हो गए। सर एक सीधा सवाल, आज ग्राउंड रियलिटी में यूकेडी इतना कमजोर क्यों होती जा रही है? आज अगर बोलूँगा तो ग्राउंड रियलिटी में यूकेडी कमज़ोर नहीं है, यूकेडी थोड़ी सी मजबूत है, और ग्राउंड को आप डिजिटली भी देख सकते हो और फिजिकली भी देख सकते हो। डिजिटली इससे मजबूत है क्योंकि यूकेडी का विचार जब से सोशल मीडिया प्रबल हुआ है, लोगों के पास घर घर तक मोबाइल पहुंचा है, तो यूकेडी का जो इतिहास लोगों से छुपाया गया वो भी यूकेडी का सामने आ रहा है। और जिस प्रकार चाहे भाई आशीष नेगी के माध्यम से हो या और भी हमारे यूकेडी के कई सक्रिय लोग जो हैं जो काम कर रहे हैं ग्राउंड में, उस तरीके से यूकेडी युवाओं के दिल में घर कर रही है। और जो ग्राउंड में कमजोर मैं राष्ट्रीय दलों के परिप्रेक्ष्य में कहूँगा तो पहले भी थी और आज भी है। कारण क्या है, उनके पास बहुत संसाधन है, उन्होंने चुनाव को बहुत कुनीतियां फैला के चुनाव को बहुत गंदा कर रखा है। यूकेडी ना कभी उस विचार की थी ना, और यूकेडी के पास इतने संसाधन थे कि गांव-गांव जाके प्रचार करने के लिए भी तेल का खर्चा, जो कार्यकर्ता जा रहा है उसको खाना खिलाने का खर्चा, तो हम उस चीज से भी धीरे धीरे उभर के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि कमजोर नहीं है, और आज जिस स्थिति में है आप अगले 3-4 महीने में देखेंगे यूकेडी आपको उससे ज्यादा मजबूत दिखेगी, और चुनाव आते तक यूकेडी आपको बहुत ज्यादा मजबूत दिखेगी। तो अब बात करते हैं कपकोट विधानसभा की, जिसमें पहला सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कपकोट की अगर आप देखोगे सबसे बड़ी समस्या जो मुझे नजर आती है वो है संसाधनों का कपकोट से ले जाया जाना, जो कि मैं खास तौर से खड़िया खनन की और अगर आपको कहना चाहूँ तो जिस प्रकार से आप संसाधन हमारे पहाड़ से लेके जा रहे हो कपकोट विधानसभा से, उस प्रकार से कपकोट को कभी भी उतना अधिकार उन संसाधनों का नहीं मिला कि उससे जो अर्जित राजस्व था, उस राजस्व से जो हर पहाड़ की समस्या कपकोट भी से उससे जूझ रहा है, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, और चौथा मैं कहूँगा इंफ्रास्ट्रक्चर। सड़क भी उस क्षेत्र में जहाँ से खड़िया खनन से लेके सब कुछ हुआ, वहाँ आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं मिल रहा है सड़कों के जैसा। तो उसका मूलभूत कारण यही है कि कपकोट से जो राजस्व गया, उस राजस्व से पूरे राज्य का तो हित हुआ, लेकिन कपकोट को उस राजस्व पे अधिकार नहीं मिला। आज कपकोट विधानसभा में अगर आप देखोगे तो एक ढंग का अस्पताल नहीं है। पूरा बागेश्वर जिला ही अगर मैं आपको बोलूं तो एक रेफर सेंटर की प्रक्रिया से चलता है। पीएचसी से वो सीएचसी में रेफर होता है, सीएचसी से जब वो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तक पहुंचता है तो रास्ते में उसे उसका माइंड मेकअप कर दिया जाता है मरीज का कि आपको हल्द्वानी के अस्पतालों के ऐड निरंतर लगे होते हैं कि आप हल्द्वानी इलाज कराने के लिए जाएंगे, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचते ही वो आपको नीचे रेफर कर देते हैं। ओके, पलायन पर आपका क्या प्लान रहेगा? पलायन पर मेरा एक ही प्लान है कि हमारे वहाँ टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं। अगर हम अपने क्षेत्र को टूरिज्म के दृष्टिकोण से डेवलप करें, जो हमारे ट्रैक्स हैं, अगर हम सिर्फ उन्हें वर्ल्ड क्लास ट्रैक जो होता है ना, वर्ल्ड लेवल स्टैंडर्ड होता है जिसमें आपको यूरिनल से लेके सारी चीज़ें बहुत प्रॉपर हो, तो उस तरीके से डेवलप किया जाएगा तो मुझे लगता है कि हमारे वहाँ टूरिज्म से बहुत ज़्यादा
रिवर्स माइग्रेशन हम करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे विधानसभा क्षेत्र का जो आदमी है वो बाहर होटल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जॉब कर रहा है। तो अगर हम किसी भी तरीके से उस तरीके का इकोसिस्टम बनाते हैं जहाँ से हमारे एडवेंचर टूरिज्म की पॉसिबिलिटी है, हमारे वहाँ हम रिलीजियस टूरिज्म जो वहाँ पे बद्रगंगा जैसा जो धाम उसे अगर हम बना पाएँ, तो हम उस तरीके से अगर काम करते हैं तो हम टूरिज्म के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा काम कर लेंगे। माइनिंग भी अगर थोड़ी सी रेगुलेट कर लें हम, कि माइनिंग हमारे वहाँ हो रही है तो पल्वलाइजर प्लांट्स अगर हमारे पहाड़ में लग जाएंगे तो कुछ लोगों को उस माध्यम से रोजगार मिल जाएगा। वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी अगर हम वहाँ ले आएँ। उसके अलावा एक मेरा निजी सपना है सर्विस सेक्टर हब बनाने का। तो विधानसभा में अगर हम कुछ जगह चिन्हित करके एक सर्विस सेक्टर हब बनाएं जहाँ पे हम IT कंपनीज को भी लाएं, जहाँ पे हम मेडिकल टूरिज्म भी क्रिएट करें, कि हम बोल रहे हैं कि जो मैक्स या बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वो आप अपना हॉस्पिटल का एक सेंटर यहाँ बनाएं। आपके डॉक्टर्स भी पूरे देश में काम कर रहे हैं तो उनको भी एक मेंटल हेल्थ के लिए ब्रेक चाहिए होता है, तो वो आके महीने भर यहाँ सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो उनको भी एक अच्छी जगह अच्छी हवा पानी मिलेगा, हमारे लोगों को एक अस्पताल मिल जाएगा। बड़ी IT कंपनीज है जिनके 10-20 हज़ार लोग पूरे देश में काम कर रहे हैं, वो 100 एम्प्लॉयज़ को भी अगर अपने हर महीने यहाँ हमारे पहाड़ों में भेजेंगे तो एम्प्लॉय के लिए भी एक बेनिफिट हो जाएगा कि यार कंपनी से मुझे वर्क फ्रॉम हेल्थ मिलता है। और वो टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे वहाँ जब कोई टूरिस्ट रहता है ना तो उसकी थोड़ी परचेजिंग पावर भी बढ़ जाती है, वो थोड़ा पैसा खर्च करता है तो उससे हमारे क्षेत्र की इकोनॉमी में थोड़ा बूस्ट आएगा। ओके, युवाओं के लिए क्या प्लान रहेगा आपका? युवाओं के लिए युवाओं को खेल से जोड़ना है, युवाओं को कला से जोड़ना है, क्योंकि आज जो फ्यूचर है वो AI का युग आने वाला है। AI के युग में आप काफ़ी कंट्रीज में देखो तो रोड कंस्ट्रक्शन से लेके बहुत ज़्यादा मेजर जॉब जो हो रहे हैं वो डिजिटली कर लिए जा रहे हैं, थ्रू रोबोटिक्स कर लिए जा रहे हैं। तो भविष्य का जो युवा होगा उसके अंदर जब तक वो ओजस नहीं होगा, अंदर से वो खुद से जला हुआ नहीं रहेगा, अपना अंदर से वो खुद उसकी चेतना जागृत नहीं होगी, तो वो पतन की तरफ जा सकता है। और हम देख रहे हैं हमारे पहाड़ों में स्मैक भी पहुंच रही है, लड़के नशों में डूब रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन का कारण भी है। तो युवाओं को कला से, खेल से, अध्यात्म से जोड़ने का एक प्रयास करने की इच्छा है। बाकी रोजगार करे युवा, और ऐसे भी अरमान है कि हमारे पहाड़ से अगर बच्चा जाए पलायन करके तो विदेश तक भी जाए और पूरे क्षेत्र का, पूरे देश का नाम रोशन करे, लेकिन सिर्फ 10-12 हज़ार के रोजगार को करने के लिए हमारे प्रदेश से युवा को पलायन करना। ओके, क्या नेशनल पार्टी ने उत्तराखंड को इग्नोर किया है अकॉर्डिंग टू यू? बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। नेशनल पार्टीज के लिए उत्तराखंड एक 5 सांसदों का राज्य है। 5 सांसद लोकसभा के कुछ भी नहीं होते हैं अगर वो उस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं जैसे उन्हें साउथ की राज्य हो या बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो। तो इसका साफ उदाहरण ये आप देख सकते हो कि 2017 से 22 के चुनाव में त्रिवेंद्र रावत जी, तीरथ सिंह रावत जी और उसके बाद धामी जी को 3 मुख्यमंत्री बदलना एक छोटे से राज्य के लिए, जिसमें हर मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल से सारी चीजें, हमारे मुख्यमंत्री का एक उद्योग सा लगा दिया गया राष्ट्रीय दलों द्वारा। कांग्रेस ने भी अपने जमाने में मतलब वहाँ विजय बहुगुणा जी, हरीश रावत जी 2.5 साल के मुख्यमंत्री बदलना, तो इन्होंने ये इनकी इग्नोरेंस का एक प्रमाण है। दूसरा सबसे बड़ी इग्नोरेंस की, जब 22 का चुनाव हुआ धामी जी CM फेस थे, उन्हें जनता ने उन्हें हरा दिया था, उसके बाद भी उन्हें ऊपर से थोपना, ये साफ दिखता है कि राष्ट्रीय दल सोचते हैं हम जो मनमानी करना चाहें उत्तराखंड में करेंगे। पहाड़ की जनता, उत्तराखंड की जनता हमें ना कुछ कहती है ना कुछ कहेगी, और इन्हें तो हम जैसा चाहेंगे वैसे ही हमारे पीछे रहेंगे। तो क्या रीजनल पार्टी UKD ही सॉल्यूशन है उत्तराखंड को एक अच्छा भविष्य देने में? मैं निश्चित रूप से आपकी बात से सहमत हूँ। कारण इसका ये है कि 1979 में बना हुआ दल है, ये राज्य बना सन 2000 में। तो 1979 में अगर किसी दल का नाम था उत्तराखंड क्रांति दल, 21 साल पहले, आज अगर हम कोई गैरसैंण की परिकल्पना कर रहे हैं तो गैरसैंण भी पहले से 1992 में उस उत्तराखंड क्रांति दल ने वहाँ पे वीरचंद गढ़वाली जी की मूर्ति लगा के स्थापित कर दिया था कि हमारी राजधानी वहाँ होगी। तो एक बहुत बड़ा साहस चाहिए था जो राज्य की लड़ाई उत्तराखंड क्रांति दल ने लड़ी। हमारे लोगों ने कभी भी उत्तराखंड क्रांति दल को वो मौका नहीं दिया जो उसे मिलना चाहिए था। लोग आज भी जब आप उत्तराखंड क्रांति दल की बात करते हो तो कहते हैं ना उत्तराखंड क्रांति दल तो ये हो गया, वो हो गया, आपके यहाँ गुटबाजी हो गई। लेकिन मैं इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखता हूँ कि 2002 के निर्वाचन में भी सिर्फ 4 सीटें हम उत्तराखंड क्रांति दल जीती, और चारों जो जीते वो मेजरली खुद अपने दम पे एक कद्दावर नेता थे हमारे। तो इसका मतलब हमारी उत्तराखंड की जनता ने कभी भी क्षेत्रीय दल पर अपना विश्वास जताया ही नहीं। अगर 20 विधायक बना के कभी भेजे होते उत्तराखंड क्रांति दल के, उसके बाद उत्तराखंड क्रांति दल पहाड़ के हित में बात नहीं कर रही होती, तो हम कह देते कि हाँ यार उत्तराखंड क्रांति दल करे। हमारी जनता ने कभी उत्तराखंड क्रांति दल को मौका नहीं दिया, और उसकी कीमत आज पहाड़ की जनता चुका रही है।
पहाड़ में आदमी पलायन करने के लिए विवश है। आप वहाँ ना नेटवर्क मिल रहा है। एक जो समस्या आपने मुझे बोली थी उस समस्या में मैं फिर ऐड करूंगा, नेटवर्क एक बहुत बड़ी समस्या है। आज युवा कुछ करना भी चाहे तो उसको अगर उसके गांव में इंटरनेट मिल जाएगा ना, वो दुनिया से जुड़ सकता है। लेकिन 25 साल बाद भी राज्य बने हुए हम इंटरनेट नहीं दे पा रहे हैं, बूस्टर्स नहीं लगा पा रहे हैं कि जहां से हम पहाड़ों में नेटवर्क पहुंचा दें। और वो छोड़ दीजिए, अगर नेटवर्क नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो उस क्षेत्र में एक सैटेलाइट फोन भी नहीं है जो उसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट। तो अगर कोई आपदा आती है तो हमारी सरकारों की ये मंशा तक नहीं है कि उस गांव के आदमी को अपनी आवाज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक पहुंचाने की कोई उसके पास साधन है। तो ऐसी सरकारों को हमने चुन के भेज रखा है। मुझे लगता है निश्चित ही उत्तराखंड क्रांति दल को क्षेत्रीय दल का मौका मिलेगा तो पहाड़ की संस्कृति भी बचेगी, पहाड़ की संस्कृति रिवाइव होगी, पहाड़ के लोगों में एक हौसला भी आएगा, पहाड़ के आदमी को एक आवाज भी मिलेगी। और जो जय पहाड़ जय पहाड़ी का हमारा नारा है, वो नारा हर पहाड़ी के सीने में जब होगा तो देश में हो विदेश में हो उसके अंदर एक उत्तराखंडी होने का गर्व जरूर होगा। और जो रिवर्स माइग्रेशन जो सरकार तो नहीं कर पाई अभी तक भाजपा और कांग्रेस की, वो हम करा के दिखाएंगे। सर एक सवाल और आपसे, जैसे मैं देख पा रहा हूँ बहुत टाइम से लोग अगर चुनाव में हार जाते हैं वो लोग दल बदलू वाला सीन करना स्टार्ट कर देते हैं, पार्टी चेंज करना। तो मेरा आपसे सवाल है, अगर आप हार जाते हैं चुनाव तो क्या आप भी पार्टी चेंज करेंगे? मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं करूँगा। कारण क्या है, मैं आजीवन गैर राजनीतिक रहा हूँ और मैं आज भी यूकेडी के उन पुराने सीनियर लोगों को बड़ा सम्मान की दृष्टि से देखता हूँ जिन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल का जब सबसे कठिन समय भी आया तभी उत्तराखंड क्रांति दल का दामन नहीं छोड़ा। कारण क्या होता है, ये एक विचार से होती है, राजनीति एक विचार की होती है। और मैंने जब अपनी पार्टी में जब सदस्यता भी ली थी तो मैंने अपने गांव के ढोली बुलाए थे, गांव के बिरादर बुलाए थे। जैसे बारात जाती है तो मैंने उसी दृष्टिकोण से देखा था इस चीज़ को। और मैं आज भी ये चाहता हूँ कि अगर देखिए चुनाव में आएंगे और राजनीति में रहेंगे तो जीत और हार तो लगी रहेगी, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि क्षेत्रीय दल उत्तराखंड में फले फूले। और मैंने अब इस क्षेत्रीय दल की जिम्मेदारी ले ली, तो जब तक मैं हूँ तब तक मैं, जब तक इस क्षेत्रीय दल को एक बार सत्ता में नहीं पहुंचाता तब तक मैं इस क्षेत्रीय दल के लिए प्रयास करता रहूंगा। दूसरा, दल किसी इंसान का नहीं होता, दल एक विचार से होता है। तो मैं क्षेत्रीय विचार का इंसान हूँ तो मैं तो इसे अपना घर मान के चलता। ओके सर, अगर अंत में मतलब आप कपकोट की जनता से क्या कहना चाहोगे? मैं कपकोट की जनता से कहना चाहूँगा, हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। जाग पहाड़ी जाग, अब तो हो गए 25 साल। अगर हमें आज भी ये नहीं दिख रहा है कि हमारे गांव में ऐड लगे हुए हैं रुद्रपुर में प्लॉट खरीदने के, और आज से 5-10 साल पहले जब गांव जाते तो 2 साल लगे थे हल्द्वानी में प्लॉट खरीदने के, क्योंकि आज हल्द्वानी इतना महंगा कर दिया इन्होंने रियल एस्टेट कि वो पहाड़ का बच्चा हल्द्वानी में मकान नहीं खरीद सकता। तो इसलिए रुद्रपुर में मकान खरीदने के लिए हम अपने गाँव में ऐड देखते हैं, लेकिन उस गाँव में हमें सिग्नल नहीं मिल रहा होता। हम इलाज कराने के लिए जब अस्पतालों में जा रहे होते हैं हमें संसाधन नहीं मिल रहे होते, लेकिन वहीं पे हमें हल्द्वानी के प्राइवेट अस्पतालों के ऐड दिख रहे होते हैं। अगर हम जब तक इस केंद्रीय दलों की और जो राष्ट्रीय दलों की जो साजिश है इसको जब तक नहीं समझेंगे, नहीं जागेंगे, हम ये देख पा रहे हैं कि गांव गांव तक शराब पहुंच रही है, लेकिन गांव गांव में जो स्कूल है वो बंद होते जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को हमने देखना, हमें जागना है और इस बार कपकोट की जनता अपना भविष्य अपने हाथ से लेगी। धन्यवाद। और एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा, कपकोट की जनता आपको ही क्यों वोट दे, बाकियों को क्यों ना दे? इस पे मैं, क्योंकि जब चुनाव आएगा तब मैं वोट की अपील करूंगा। आज तो मैं वोट की अपील भी नहीं कर रहा हूं, अभी भी मैं कपकोट की जनता से जन जागृति की बात कर रहा हूं। वोट आपको उस प्रत्याशी को देना चाहिए जिस प्रत्याशी की सोच आपको समझ आ रही है। मेरी सोच बहुत क्लियर है। मैं राजधानी गैरसैंण का समर्थक हूँ, राजधानी गैरसैंण का हिमायती हूँ और खुद भी मैंने अपना सीए का ऑफिस गैरसैंण में खोला हुआ है, वहां किसी को रोजगार दिया है। गैरसैंण मेरी विधानसभा से अगर हम बीच में और कोई अल्टरनेट रूट भी दे दें या कुछ होगा तो 4 घंटे से ज्यादा नहीं। आज मेरी विधानसभा के आदमी को अगर देहरादून जाना है उसके लिए एक सपना है, क्योंकि राजधानी, मैं उस दल से हूं जो राजधानी गैरसैंण में चाँद देगा। मैं उस दल से हूं जिस दल में हम लोग शिक्षित समाज की कल्पना कर रहे हैं, जहां पे हम शिक्षा को बढ़ावा देना चाह रहे हैं। मैं पढ़ा लिखा प्रत्याशी हूं, हम अपने कल्चर को बचाने की बात कर रहे हैं। मैं अगर मुझे कपकोट जनता चुन के भेजेगी तो मैं वहां अपनी शपथ भी कुमाऊं नहीं मिलूंगा और पहली बार संबोधन भी जो सदन में दूंगा वो अपनी भाषा में करूंगा। तो इस तरीके की सोच लेके हम आ रहे हैं। बाकी जनता अपनी मत्ती का दान करती है, मतदान जब कर रही होती है। तो अगर जनता की मत्ती हमारी और होगी, हमारे ईश्वर की हमारे ऊपर अनुकंपा होगी, तो निश्चित ही हमें वोट पड़ेगा। बाकी जनता जिसको देना चाहे वो स्वतंत्र है। मैं तो बस यही कहूंगा, जिसको भी देना चाहो उसको दो जिससे आप सवाल पूछ सको। हमें भी अगर दोगे तो हमसे सवाल पूछो कि जो वादे किए हैं वो पूरे क्यों नहीं हुए।
धन्यवाद सर आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं। आप ऐसी पॉडकास्ट और लोगों के भी करते रहें, आते रहें आप। दोस्तों ये थी आज की बातचीत पहाड़ की जुबानी चैनल में, जहां हम बात करते हैं पहाड़ के मुद्दों के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि अगली कोई भी वीडियो अगर आती है तो वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उत्तराखंड में एक नई क्रांति हम लोग ला पाए। जय पहाड़, जय पहाड़।